अब आइए पहले फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, जो फ्रिक्शन है रोलिंग में, फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन, ठीक है। घर्षण लोटनी गति में क्या होगी? घर्षण। देखिए, मान लीजिए वही वाली बात वापस मेरे पास आ गई है, पर इस बार यहाँ पे घर्षण है, ठीक है, घर्षण। अगर यहाँ पे घर्षण है तो आपने एक फोर्स लगाया, किधर? ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर आपने ऐसे बल लगाया, ऐसे, ठीक है। और ये क्या है? रफ है, ये म्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो m मास और r रेडियस का मान लीजिए गोला है, और सवाल में ये दिया है कि इसको लोटनी गति करना है, रोलिंग करना है। तो अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करना है तो क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं, ठीक है। देखिए, इधर जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देगा इस डायरेक्शन में, तो ये अल्फा प्रोड्यूस कर सकता है ऐसे, और यही फोर्स इसको एक्सेलरेशन भी दे सकता है ऐसे, ठीक है। तो फ्रिक्शन आएगी या नहीं आएगी, पहले तो ये सोचना पड़ेगा। तो आपको लगेगा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं कि क्या गुणांक 0 नहीं है, तो फ्रिक्शन आएगा, पर किधर आएगा? अब ये पता करने के लिए आप गैस कर लीजिए किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन मान लेते हैं, इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन है आगे की ओर। तो आगे की ओर फ्रिक्शन कैसे हो सकता है? फ्रिक्शन तो हमेशा इसके मोशन को अपोज करता है, पर नहीं, उसके स्लीपिंग को अपोज करता है, मोशन को नहीं। तो मैंने मान लिया, ये अनुमान कर लिया, लेट मान लिया कि आगे की ओर फ्रिक्शन है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma और नेट टॉर्क इक्वल्स टू I सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू I अल्फा। ये हो गया, ठीक है। ये दो बात हो गई। अब अभी मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा, इसको मैं डिटेल में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण बताऊंगा जिसमें आप फ्रिक्शन जो है वो एकदम से गैस कर लेंगे कि किधर लगेगा, ठीक है। एक बात लेकिन आपको मैं यहां बता देना चाहता हूं कि फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट होगा तो वो किस टाइप का होगा? क्या वो काइनेटिक हो सकता है या वो स्टैटिक ही होगी? देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि ये आगे बढ़ रहा है रोल करता हुआ, तो यहां पे जो भी फ्रिक्शन होगी वो काइनेटिक होगी, पर काइनेटिक नहीं होगी। कारण बताता हूं कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब बिना फिसले अगर उसको लोटनी गति करनी है तो फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए? फ्रिक्शन शुड बी स्टैटिक, शुड बी स्टैटिक इन नेचर। मतलब समझ आया? क्योंकि ये तो स्लिप ही नहीं कर रहा ना, और इसके रिस्पेक्ट में इसको देखोगे तो वो तो मूव भी नहीं कर रहा, वो तो चल भी नहीं रहा। तो क्योंकि वो पॉइंट रेस्ट पे होता है, इसीलिए ग्राउंड के सापेक्ष वो कभी मूव कर ही नहीं रहा। इसीलिए जो अगर फ्रिक्शन आएगी भी तो फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही हमेशा लगने वाला है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन होती है। तो यहाँ से यहाँ तक
कुछ भी हो सकता है, जीरो से लेकर यहाँ तक कुछ भी हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन होगा तो ये फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक इन नेचर होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अच्छा, तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जिसमें आप एकदम सटीक गैस कर लेंगे कि किधर लगेगा। फिर इसके बारे में डिटेल में आपको सॉल्व करके बताऊंगा, पर कुछ उदाहरण में बताता हूँ आपको। जैसे अगर मैं इसको नीचे की ओर फोर्स लगाता और मैं आपसे पूछता कि बताइए फ्रिक्शन कितना और किधर लगेगा, ये जीरो नहीं है। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप इसका टॉर्क देखेंगे तो ये इसको किधर टॉर्क दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और यही इसको एक्सेलरेशन किधर दे रहा है, आगे की ओर ए, और इसको इधर दे रहा है अल्फा। तो अगर इसको रोल करना है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, जीरो। तो इधर वाले की तो ए हो गई, पर इसके कारण अल्फा आर भी इधर हो जा रहा है, फिर तो ये जीरो होगा नहीं, क्योंकि ए प्लस अल्फा आर तो जीरो होगा नहीं, ए माइनस अल्फा आर जीरो हो सकता है। इसीलिए अगर इसको रोल करना है तो एक और फोर्स होना चाहिए यहाँ पे, तो फोर्स क्या है, फ्रिक्शन है। अब वो किधर होगा, तो ये फ्रिक्शन अगर इस दिशा में लगे फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन का टॉर्क इस दिशा में हो गई, फ्रिक्शन का टॉर्क इस दिशा में होगी ऐसे, है ना, तो इसको अल्फा मिलेगा इधर। अब ये अल्फा इतनी हो जाए कि इस दिशा में अल्फा आर हो जाएगी, तो ए माइनस अल्फा आर हो जाएगा जीरो के बराबर। इसीलिए ये हमेशा पीछे ही लगेगा। अगर आप इसके सेंटर के नीचे फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन हमेशा पीछे की ओर लगेगी, अन्यथा आपको अल्फा नहीं मिलेगा। और अल्फा नहीं मिलेगा, अल्फा उस दिशा में नहीं मिलेगा ताकि ये जो पॉइंट जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो फिर जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी क्या है कि ये जो फोर्स है इसका अल्फा इस दिशा में आए। तो इसके कारण अल्फा ऑपोजिट आ रहा है, पर इसके कारण अल्फा इधर आ रहा है। इसलिए ये जो फोर्स है ये ज़्यादा अल्फा देगा, इससे कम मिलेगी, यानी कि ये ज़्यादा टॉर्क देगा। अल्फा मतलब टॉर्क, तो ये ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये टॉर्क कम प्रोड्यूस करेगा, तो इसके कारण आपको अल्फा मिलेगी। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये ग्राउंड स्लिपरी होता, मतलब फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये कभी भी रोल नहीं कर पाएगा। आप नीचे से फोर्स लगा के रोल नहीं करा सकते। हाँ, ऊपर भले आप लगा के करा सकते हैं और फ्रिक्शन नहीं होगा तो, क्योंकि ये अल्फा दे देगा इतना। ठीक है, तो समझ आ रहा है। यदि इसके केंद्र के नीचे आप बल लगाते हैं तो फिर कभी भी लोटनी, शुद्ध लोटनी गति नहीं करेगा वो। तो अगर फ्रिक्शन है तो कर सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन उसको उतनी अल्फा दे देगा। और अगर फ्रिक्शन जितनी रिक्वायर्ड है वो अगर म्यू एस एन से कम नहीं हुआ तब तो वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा। अब आ जाओ नंबर 2। नेक्स्ट जो है उसमें मैं इंक्लाइंड प्लेन की बात करूंगा। ऐसे ये थीटा है और रोलिंग की बात हो रही है, तो फ्रिक्शन किधर होगी समझते हैं। तो देखिए इसमें जो यहाँ वाला फोर्स लग रहा है वो इधर क्या लगता है, एम जी साइन थीटा लगता है, और इधर क्या लगता है, एम जी कॉस थीटा लगता है, और इधर क्या लगता है, नॉर्मल लगता है। ठीक, तो एम जी साइन थीटा का काम क्या है, इसको एक्सेलरेशन देना, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, वो दे देता है। पर अगर इसको रोल करना है तो अल्फा इस दिशा में चाहिए, अल्फा इस दिशा में चाहिए, ऐसे है ना, इस दिशा में अल्फा चाहिए। तो अल्फा इस दिशा में बनाने के लिए आपको एक बल चाहिए जिसका टॉर्क इस दिशा में आए। अब आप ध्यान से देखें तो ना नॉर्मल का टॉर्क आ रहा है केंद्र के अबाउट, ना एम जी कॉस थीटा ना साइन थीटा, किसी का भी टॉर्क नहीं आ रहा। तो एक ही क्या बचता है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी किधर लगेगा, विपरीत दिशा में, इधर। तो यदि इस दिशा में फ्रिक्शन लगे तब इसका टॉर्क इस दिशा में आएगा केंद्र के अबाउट। तो इसीलिए हमेशा इसको इधर ही लगना पड़ेगा।
लेकिन अगर आप इंक्लाइन प्लेन में नीचे से ऊपर फेंकें, इसको ऐसे ऊपर की ओर फेंकें, इधर की ओर वेलोसिटी है, इसमें इधर की ओर वेलोसिटी था, ठीक, तब बताइए फ्रिक्शन किधर लगेगा? क्या नीचे की ओर लगेगा? देख लेते हैं। देखिए mg sin थीटा तो चेंज नहीं हुआ, mg sin थीटा इधर ही लगेगा, इसका मतलब a अभी भी इधर ही लग रहा है, तो अल्फा भी इधर ही लगना चाहिए, मतलब इसी दिशा में अल्फा भी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो इसके वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो फिर इसकी ओमेगा भी कम होनी चाहिए, तो मतलब अल्फा भी इसके विपरीत दिशा में होना चाहिए। किसके? जिधर ये रोल कर रहा है। तो यदि ओमेगा इधर है तो अल्फा आपको विपरीत दिशा में चाहिए, इधर चाहिए अल्फा, तभी अल्फा क्या करेगा? इसके ओमेगा को कम करेगा, जिस तरह ए इसके वी को कम कर रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा है। तो अब देखते हैं इस दिशा में अल्फा के लिए आपको फ्रिक्शन, अगर आप गलती से इधर लगा दिए फ्रिक्शन, तो फिर इधर अल्फा नहीं मिल रहा है, मतलब अल्फा आपको इस दिशा में मिल रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, तो इसीलिए ये गलत हो गया। फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर लगेगा तभी अल्फा आपको ओमेगा के विपरीत दिशा में मिलेगी, और तब ये क्या करेगा? इसके ओमेगा को कम करेगा। ओमेगा कम होने से क्या होगा? v बराबर ओमेगा आर बरकरार रहेगा, ठीक है। तो अल्फा का काम है ओमेगा की वैल्यू को कम ज़्यादा करना, और ए का काम है वेलोसिटी की वैल्यू को कम ज़्यादा करना। यदि v कम हो रहा है तो ओमेगा भी कम होना चाहिए, तो v कम तभी होगा जब a वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा, तो फिर अल्फा भी ऐसा होना चाहिए जो ओमेगा के विपरीत दिशा में लगे, तो उसके लिए फ्रिक्शन हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो इस दोनों डिस्कशन से आपने क्या सीखा कि चाहे कोई वस्तु इंक्लाइन प्लेन के नीचे आए या ऊपर जाए, फ्रिक्शन तो हमेशा ऊपर ही लगेगा। कारण अगर रोल करना है तो नहीं तो रोलिंग नहीं होगी। और एक बात समझ में आ गया, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो रोलिंग तब भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में नो रोलिंग, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में नो रोलिंग, ठीक है, और रफ इंक्लाइंड प्लेन में ही रोलिंग होगी, ठीक है। और फ्रिक्शन किधर लगेगा? हमेशा अप द प्लेन लगेगा। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अप द प्लेन, फ्रिक्शन अप द प्लेन। चाहे कोई वस्तु नीचे जाए या ऊपर जाए, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर ही लगेगा। ये समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ उदाहरण है जिनमें आप फ्रिक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। तो समझ में क्या आया? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। अगर रोलिंग में फ्रिक्शन होगा तो वो फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक इन नेचर होगी, और फ्रिक्शन हमेशा हेल्प ही करेगा अल्फा प्रोड्यूस करने में, और a माइनस अल्फा आर बराबर जो भी जिस भी सतह में चले, मान लो ग्राउंड की बात हो रही है, तो a इक्वल्स टू अल्फा आर हमेशा बरकरार रहेगी। उसके लिए फ्रिक्शन को जो करना पड़े वो करेगा, चाहे वो ना लगे, वो भी जीरो हो जाए, वो भी पॉसिबल है। तो इस केस में हमने देखा कि फोर्स अल्फा को विपरीत दिशा में देता है, जिसके कारण फ्रिक्शन आ जाता है, वो उसको अल्फा दे देता है। इसमें हमने देखा फ्रिक्शन ऊपर ही लग रहा है इंक्लाइन प्लेन में, और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में प्रोड्यूस नहीं होगी रोलिंग मोशन, ठीक है। तो अब इसको हम लोग डिटेल में आगे सॉल्व करेंगे, और इसमें पता करेंगे कि फ्रिक्शन क्या आगे लगेगा, पीछे लगेगा, और कितना लगेगा, ये सब देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें ये 3 है ना, ये चौथा भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए इसी में आपने एक फोर्स लगाया था जिसमें बिल्कुल केंद्र से जा रहा था, बिल्कुल सेंटर से जा रहा था F, और अब आपको गैस करना है कि फ्रिक्शन किधर होगा अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड है, ठीक है, इसी ग्राउंड में है, और म्यू जो है वो 0 नहीं है, मतलब रफ है। तो बताइए फ्रिक्शन किधर लगेगी अगर बिल्कुल सेंटर पे फोर्स लगाओगे तो देखो इस फोर्स के कारण इस सेंटर पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना।
तो और ये नॉर्मल का भी नहीं होगा और mg का भी नहीं होगा टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट, लेकिन इसके कारण एक्सेलरेशन जरूर आ जाएगा a। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास। लेकिन इसके कारण टॉर्क नहीं आएगा, है ना, इसके कारण टॉर्क नहीं आएगा। तो अगर इसको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करना है तो फ्रिक्शन इसको हेल्प कराएगा रोल कराने में। तो वो कैसे, अल्फा चाहिए होगा। अल्फा कैसे होगा, तो फ्रिक्शन इसको इस दिशा में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसी फ्रिक्शन के कारण अल्फा इधर आएगी सेंटर ऑफ मास के ऊपर, ये अल्फा आएगी, ठीक है ना, ऐसे ये अल्फा आएगी, ठीक है। तो ये अल्फा है, ये ए है, तो इस फ्रिक्शन का टॉर्क इसके अबाउट क्या होगा, F इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना। तो इसके तो ये F ए देगा, पर ये फोर्स फ्रिक्शन वाला अल्फा देगा, ये नहीं देगा अल्फा, ठीक है। तो बहुत ही फायदेमंद चीज है, फ्रिक्शन बहुत ही बढ़िया हेल्प करता है रोलिंग कराने में, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो घसीटता हुआ जा रहा है, पर ये फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये रोल नहीं करेगा इसमें, ठीक है। इसमें भी नहीं होने वाला, उसी तरह से इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन रहेगा तभी इसको अल्फा इधर मिलेगी। तो आप सही तरीके से गैस कर सकते हैं, इसमें भी गैस कर सकते हैं, इसमें भी गैस कर सकते हैं, इसमें भी गैस कर सकते हैं। लेकिन एक केस जो था उसमें गैस नहीं कर पाओगे, तो आपको अनुमान लगाना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। अगर आपका आंसर प्लस आता है तो फिर सही आपने गैस किया था, अगर माइनस आएगा तो उसके ऑपोजिट लगेगा, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हर बार एक ही बात मैं फाइंड करवाऊंगा कि आपको फ्रिक्शन पता करना है कितना है एवं एक्सेलरेशन कितना है सेंटर ऑफ मास का, ये आपको ज्ञात करना है। तो सवाल क्या है, ये एक डिस्क है, ठीक है, m मास r रेडियस की, ठीक है, ये एक डिस्क है। इस डिस्क में आपने ऊपर में ऐसे यहाँ पर फोर्स लगाया है, ऐसे F फोर्स लगाया, ठीक है, और ये जो डिस्क है ये रोल कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। इसके जो फ्रिक्शन है वो जीरो नहीं है, ये m मास r रेडियस की है और ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड है, ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड। तो बताइए क्या पूछा जा रहा है आपसे कि फ्रिक्शन कितना होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करनी है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको गैस करना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स भी अल्फा इसी डायरेक्शन में दे रहा है और एक्सेलरेशन भी ऐसा दे रहा है कि अल्फा आर इधर आ जाए और ए इधर आ जाए, ठीक। तो ये दे रहा है, तो इसलिए आप ऐसे गैस नहीं कर पाएंगे किधर फ्रिक्शन रहेगा। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा है, ये मैंने लेट किया, माना कि फ्रिक्शन आगे की ओर लग रही है। तो ये जो फोर्स है ये भी ऐसे इसी दिशा में ऐसे लग रहा है, ठीक। तो सबसे पहला आप क्या लिखेंगे समीकरण, नेट फोर्स इक्वल्स टू m a सेंटर ऑफ मास, ये लिखेंगे। तो नेट फोर्स इधर की ओर क्या लग रहा है, F प्लस F इक्वल्स टू m a सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, अब इस केंद्र के सापेक्ष आपको टॉर्क लिखना होगा, बल आघूर्ण लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा वो इक्वेशन, F इसके सापेक्ष में F का टॉर्क, मतलब आप केंद्र के अबाउट क्यों ले रहे हैं, केंद्र के अबाउट तो एक सूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ जाएंगे और ये आगे भी बढ़ता रहेगा ऐसे। तो आप यहाँ बैठ के देख रहे हैं तो एक सूडो फोर्स भी लगेगा, ये सब आपको पता ही होगा, अभी मैंने बताया आपको। यहाँ एक सूडो फोर्स भी लग रहा है पर इसका टॉर्क इसके अबाउट जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ,
ठीक है। हालांकि उसी में बैठ के मैं देख रहा हूँ, और ये एक त्वरित है, एक एक्सेलरेटेड बॉडी है, तो एक सूडो फोर्स भी लगेगा। सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगेगा। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है और अल्फा इस डायरेक्शन में मुझे चाहिए, ये श्योर है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रोलिंग हो रहा है, तो ए इधर और अल्फा इधर होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बात सत्य नहीं होगी। और अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य है, ठीक है। तो ए इधर है और अल्फा इधर है, तो इस फोर्स के कारण टॉर्क इधर आएगी, तो F इंटू आर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस है यहाँ पे r, तो F इंटू आर हो गया। अब अल्फा के डायरेक्शन में इसका टॉर्क है तो ये प्लस होगा, पर इस फ्रिक्शन का टॉर्क अल्फा के ऑपोजिट है ना, क्योंकि इसके बाद अगर आप लेते हो तो इसको इधर घुमा रहा है और अल्फा इधर घूम रहा है, तो ये माइनस होगा, माइनस F इंटू आर, क्योंकि ये भी कोने में लग रहा है तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस r होगी, इक्वल्स टू आई अल्फा। आई क्या होगा, ये डिस्क ले लेते हैं, इसको डिस्क ले लेते हैं, ठीक है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m r स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। अब इसमें देखिए F भी नहीं पता, अल्फा भी नहीं पता और A भी नहीं पता, तीन चीजें नहीं पता है, पर आपके पास समीकरण 1 है, 2 है, तीसरा रह गया। तो तीसरा कैसे निकालेंगे, R R R को काट दो, तो तीसरे समीकरण के लिए आपको ये इक्वेशन लगाना पड़ेगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का, इसलिए मैंने आपको बताया था। तो ये वाला किस पर रोल कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर, तो इसलिए तीसरी एक इक्वेशन क्या होगी, A बराबर अल्फा आर, ये तीसरी समीकरण बैठ गई। तो क्योंकि आपको A ज्ञात करना है तो अल्फा यहां से हटाइए, तो A बाय आर होगा अल्फा, ठीक है। तो आर अल्फा बराबर A हो गया, तो इसके जगह A लिख देंगे अब, तो ये हो जाएगा M A बाई 2, ठीक। चलिए अब इक्वेशन 1 क्या है, F प्लस F बराबर M A सेंटर ऑफ मास, और ये होगा F माइनस F बराबर M A सेंटर ऑफ मास बाई 2, ठीक है, एम ए बाई 2, और ये हो गया इसकी वैल्यू। यहाँ से मैं इसको डाल रहा हूँ, समझ रहे हो कैसे कर रहा हूँ, अल्फा आर का वैल्यू मैं यहाँ से डाल रहा हूँ A। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2F बराबर 3Ma बाई 2, तो A बराबर क्या हो गया, 4F बाई 3M बराबर A, ये हो गया A, ठीक है। अब फ्रिक्शन कैसे लिखेंगे, फ्रिक्शन किसी एक में डाल दीजिए, तो किसी एक में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, F इसमें से Ma माइनस एफ, तो इसको हटा दो, तो इसकी वैल्यू होगी Ma माइनस एफ, तो Ma यहाँ से क्या होगा, देखो Ma होगा 4F बाई 3 माइनस F, तो 3 में से 4 गया तो मतलब 4 में से 3 गया तो F बाई 3, तो फ्रिक्शन का मान कितना आ गया, F बाई 3, और त्वरण का मान क्या है, 4F बाई 3M। अब यहाँ ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये धनात्मक आ रहा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन गैस किया था वो सही है, ठीक है, तो वो इसी दिशा में लग रहा होगा। आई बात समझ में, तो ये हो गया F और ये F बाई 3। अब अगर इसी में मैं एक और क्वेश्चन पूछ देता कि म्यू का मान ज्ञात कीजिए, म्यू का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये रोल करे ग्राउंड के ऊपर, म्यू का मान, म्यू की वैल्यू बताइए, यहाँ पे जो म्यू लग रहा है वो कितना होगा ताकि ये रोल करे, तो आप कैसे करेंगे इसको नोट डाउन कीजिए, मैं बताता हूँ। तो मैंने कहा म्यू का मान बताइए, म्यू का मान, तो म्यू की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे कि फ्रिक्शन जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एन होना चाहिए, ठीक। तो फ्रिक्शन स्टैटिक ही होता है हमेशा, इसमें रोलिंग की बात कर रहा हूँ, जब भी रोल करेगा ना कोई भी वस्तु अगर किसी भी सतह पर रोल करेगा तो फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक होगी, क्योंकि वो फिसल नहीं रही है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, तो फिसल नहीं रहा है तो फिसलने को रोक
तभी सकते हैं जब फ्रिक्शन स्टैटिक होगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन ही होता है, तो यहाँ से लिखेंगे म्यू एम जी और वहाँ से लिखेंगे एफ बाई 3। तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया, एफ बाई 3 म्यू एम जी, एफ बाई 3 म्यू एम जी। ठीक है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई। तो मिनिमम की बात आप कर सकते हैं कि मिनिमम इतना तो चाहिए ही, म्यू की वैल्यू इससे ज़्यादा चाहिए, पर अच्छा म्यू मैंने 2 बार लिख दिया है क्या, म्यू यहाँ नहीं होगा, बाय 3 एम जी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, म्यू मिनिमम कितना चाहिए, म्यू मिनिमम चाहिए एफ बाई 3 एम जी, एफ बाई 3 एम जी, कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, एफ बाई 3 एम जी। ठीक है, तो ये कम से कम चाहिए। तो अगर म्यू के बारे में ऐसे सवाल पूछा जाए तो आप पहले फ्रिक्शन निकालते हैं, फ्रिक्शन के बाद इसको डिवाइड करते हैं, तो आगे का सवाल हो जाता है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यही काम आपको करना है, लेकिन इस बार डिस्क नहीं है। ठीक है, इस बार डिस्क नहीं है, डिस्क के जगह रिंग है। ठीक है, रिंग है, रिंग। तो यदि रिंग है तो बताइए फ्रिक्शन का मान क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगी। तो अब आपको काम आसान समझ में आ चुका है क्या हो रहा है। यहाँ पे इधर एफ है और आपने ऐसे गैस कर लिया इधर। ठीक है, और इस बार रिंग है, ये रिंग। तो यहाँ से ये हटा दीजिए, ये रिंग है, ये हट गया यहाँ से। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं है, तो इसके कारण तो टॉर्क आएगा ही नहीं। हाँ, तो आप लिखेंगे एफ प्लस एफ बराबर एम ए, और दूसरा लिखेंगे एफ माइनस एफ, यहाँ से आर आएगा इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। आर और आर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आर अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। तो आर अल्फा इक्वल्स टू ए, तो ये आ गया एम ए। अब इसे एफ निकालना है आपको, तो एक काम कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये 0 हो गया, और इधर भी ये 0 हो गया। इसका मतलब एफ का मान क्या आ गया, 0। अरे ये क्या हुआ। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर रिंग हो ना, रिंग, तो रिंग में अगर आप ऊपर में ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऊपर में एफ, तो ये काफ़ी होता है इसको रोल कराने के लिए। ओके, तो फिर वो काफ़ी है, ये इसको ए भी दे देगा और अल्फा भी दे देगा। तो अल्फा इतना अकेला ही दे देगा कि ये रोल कर जाएगा किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। तो ग्राउंड के ऊपर रिंग रोल कर सकता है, चाहे फ्रिक्शन हो या फ्रिक्शन ना हो, स्मूथ हो या रफ हो, फ्रिक्शन आपको 0 चाहिए। ठीक, तो इसको आप याद कर सकते हो किस तरह से रिंग होना चाहिए और हमेशा बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। यदि यहाँ एफ नहीं लग रहा, कहीं और लग रहा है, आर बाई 2 पे लग रहा है, तब फ्रिक्शन चाहिए होगा, तब रोल नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि अगर इस जगह पे फोर्स लगा दिया आपने, यहाँ पर कहीं पर, मतलब इस जगह लगा दिया, चलो कि हवा में तो लगा नहीं सकते आप, ऐसे लगा दिए, या बिल्कुल यहाँ पे लगा के इसको खींच रहे हो, तब वो रोल नहीं करेगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं करेगा, फिर वो स्लिप करने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर आपको फ्रिक्शन चाहिए ही होगी। अगर फ्रिक्शन 0 है, इसका मतलब फोर्स आपने टॉप पे लगाया, या अगर बिल्कुल टॉप पे फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन नहीं चाहिए, रिंग में नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है उसमें एक फिगर है, इसको स्पूल बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से यूं भरा हुआ है, और ये बॉबिन केस टाइप का होता है। ठीक, इसको आप एक ग्राउंड के ऊपर रख दिए हो और यहाँ से इसको खींचा जा रहा है एफ बल लगा के।
तो इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो रेडियस है, ये 2 रेडियस है, एक स्मॉल आर और ये वाला कैपिटल आर। ठीक है, तो क्योंकि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं दे देता हूँ कि इसकी जो जड़ता आघूर्ण है वो है आई, और इसका जो द्रव्यमान है, मास, वो है कैपिटल एम। ठीक, तो फिर से आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसकी कितनी एक्सेलरेशन होगी, है ना। फाइंड ए एंड एफ, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। एफ बताइए कितना होगा। ठीक, ये सवाल है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले ये सरफेस जो है वो रफ है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये फिसलन, इसमें घर्षण है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले फ्रिक्शन पता करते हैं कि इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगी तो क्या हम डायरेक्शन मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले से ही हम गेस कर सकते हैं, पता करते हैं। आइए देखिए, आपने फोर्स इधर लगाया तो ये कंपलसरी है कि इसको आगे जाना ही है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ फिर से, क्योंकि आपने इधर फोर्स लगाया तो इसको आगे जाना ही है, क्योंकि जिधर आप फोर्स लगाते हो उधर ही त्वरण होता है, उधर ही एक्सेलरेशन होता है। तो इसकी एक्सेलरेशन फिक्स हो गई कि इधर ही होगी, इधर होगी ए। तो अगर रोलिंग है, सवाल में दिया गया है फाइंड ए एंड एफ इफ प्योर रोलिंग, है ना, प्योर रोलिंग, अगर ये पूर्ण तरह प्योर रोलिंग है, अगर ये पूर्णतः लौटनी गति कर रहा है, तो आपको बताना है कि ए क्या होगा और एफ क्या होगा। तो आपने इधर एफ लगाया, बल लगाया, तो त्वरण होना तय है, उधर होगा ही होगा। अच्छा ठीक, और अगर इसको लौटनी गति करना है, प्योर रोलिंग करना है, तो एक अल्फा भी मिलना ही मिलना है, और वो इधर होगा फॉर श्योर, ऐसे इधर होगा अल्फा। ठीक, अब देखिए क्या ये एफ अल्फा इस दिशा में दे पाएगा। सोचिए सोचिए, मैंने आपको तो सिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो बल है, इसका इस सेंटर के अबाउट, इसके सेंटर के सापेक्ष इसकी जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो अल्फा भी इधर ही देगा, ये इधर नहीं घूम पाएगा। तो इसका मतलब एक ऐसी बल चाहिए ही चाहिए जो उसको इसके अल्फा के दिशा में बल का आघूर्ण आए, टॉर्क आए। ठीक है, तो 100% फ्रिक्शन ही रहेगा जो उसको अल्फा इस दिशा में देने वाला है। तो किधर लगने वाला है सोचिए, तो ये इधर लगेगा ऐसे। ठीक है ना, ये हो गई इसकी फ्रिक्शन। अब देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे तो इसकी जो टॉर्क है वो अल्फा के दिशा में आ रही है, तो फ्रिक्शन हमेशा इधर कंपलसरी है कि इधर ही होगा। ठीक है ना, तो ये कंपलसरी है, ये आपने गैस सही किया है, इसमें आपका आंसर भी प्लस आने वाला है, देख लीजिएगा, और ये इधर होना ही होना है इसको। ठीक है, तो ये कंपलसरी है, कंपलसरी। क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि यही फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो अल्फा के दिशा में होगी, तभी ये इधर घूमेगा, तो ये फ्रिक्शन का टॉर्क अल्फा देने वाला है। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन लिख के दिखाइए। क्या लिखना है, एफ नेट इक्वल टू एम ए एंड टाउ नेट इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, चलिए तो एफ नेट में क्या लिखेंगे, ये एफ और ये एफ दोनों ऑपोजिट है, तो जिधर ए होता है उधर ही एफ प्लस लेते हैं, तो इधर प्लस एफ हो जाएगा। तो क्या लिखोगे,
एफ माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए, एम मास है। ये हो गया पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण, दूसरी इक्वेशन टॉर्क का लिखोगे तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर लिखिए। तो सेंटर के अबाउट इसका टॉर्क अल्फा के दिशा में है, फ्रिक्शन का टॉर्क अल्फा के डायरेक्शन में है, पर एफ का टॉर्क अल्फा के विपरीत दिशा में है। तो इसकी टॉर्क आपको इधर कैलकुलेट करनी है। तो कैसे लिखेंगे, एफ इंटू यहां से यहां की दूरी लेनी पड़ेगी। ये दूरी कितनी है देखिए, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर। अब ये माइनस हो जाएगा इसका टॉर्क, कैपिटल एफ का टॉर्क माइनस हो जाएगा, और ये ऑपोजिट है, तो यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। तो इसको लिखेंगे माइनस एफ इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू आई अल्फा। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब तीसरी इक्वेशन भी चाहिए, क्योंकि आपको ए नहीं पता, एफ नहीं पता और अल्फा भी नहीं पता, तीन नहीं पता, तो एक समीकरण तो और चाहिए ही होगी। वो क्या होगी, वो होगी रोलिंग की कंडीशन। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, इसकी एक्सेलरेशन इधर है ए, है ना, और इधर कितना है अल्फा आर। कौन सा आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर। तो देखिए यहां से यहां की दूरी क्या है, कैपिटल आर, तो इसको कैपिटल आर लिखेंगे। तो तीसरी समीकरण क्या होगी, ए माइनस अल्फा आर बराबर 0। ये होगा, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो इन तीनों को जब आप हल करेंगे तो आपको एफ और ए निकल आएगा, ठीक है। तो मैंने बस इक्वेशन ही लिख दिया है, इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये एक प्लैंक है जिसकी द्रव्यमान यहाँ पर ले लेते हैं m2, और ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर जिसका मास है m1 और रेडियस है r, ठीक है। यहाँ पे कोई घर्षण नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, बिल्कुल चिकना चिकना है बिल्कुल नीचे पे, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ रफ है। अगर यहाँ रफ नहीं होगा तो ये रोल इस पे नहीं कर पाएगा, ठीक। तो सवाल ये है कि यहाँ पे फोर्स आप लगा रहे हो तो ये इस पर रोल करने लगता है, ठीक है। आप इसको ऐसे खींच रहे होते हैं तो ये रोल करने लगता है, ये स्लिप नहीं कर रहा है, रोल नहीं, एक लाइन लिखा रहता है कि ये सिलेंडर इसके ऊपर स्लिपिंग नहीं कर रहा, ठीक है। सिलेंडर डज नॉट स्लिप, मतलब ये जो बेलन कार है, ये बेलन ठोस बेलन इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा। तो अगर स्लिपिंग नहीं कर रहा है इसका मतलब वो प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। तो बताइए कि इसकी त्वरण क्या होगी और फ्रिक्शन कितना होगा, यही सवाल है। फाइंड ए एंड एफ। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग रहा है, तो अगर यहाँ म्यू भी मैं दे देता ना तो तब भी आपसे पूछा जा सकता था कि बताइए कितना फ्रिक्शन है। तो म्यू एम जी आप ऐसे मत शुरू हो जाना, म्यू m1 जी नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करें, तो ये डज नॉट स्लिप का मतलब होता है प्योर रोलिंग, इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है मतलब वो रोल कर रहा है। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, FBD बनाते हैं। तो इसकी FBD में क्या दिखाओगे, देखिए अगर ये स्लिप नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसको एक फोर्स लग रहा होगा जो उसको इसके ऊपर आगे ले जा रहा होगा, कि अब जब तुम इसको खींचोगे तो ये भी इसके साथ जाएगा आगे। तो वो कौन सा फोर्स है जो उसको आगे लेके जाएगा, तो वो फ्रिक्शन ही है। तो इसका मतलब इस पे आगे फ्रिक्शन लगेगा। तो इसी एक्शन का रिएक्शन M2 पे लगेगा, ठीक है, M2 पे लगेगा ऐसे। ये हो गया F और ये हो गया इधर F, ठीक। इसकी त्वरण इधर होगी A2, इसकी त्वरण, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो आगे होगी, क्योंकि आपने जिधर फोर्स लगाया उधर ही एक्सेलरेशन होगा A1,
ए ही रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सोचिए अल्फा किधर होगा, अल्फा तो इस सिलेंडर पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक फ्रिक्शन ही लग रहा है, इसी फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, और ये टॉर्क सेंटर के अबाउट किधर लगेगा, तो इधर लगेगा, ऐसे ये लगेगा अल्फा। ठीक है, अब इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन पहले फोर्स का लिखेंगे, तो एक इक्वेशन लिखेंगे F इक्वल्स टू m1 a, ठीक है, और एक टॉर्क की इक्वेशन F इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा। आई की वैल्यू क्या होगी, सॉलिड सिलेंडर है ये, तो सॉलिड सिलेंडर कितना होगा m1 r स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ये सेकेंड ये फर्स्ट। ठीक है, अच्छा इसमें फोर्स की इक्वेशन क्या लिखोगे, तो F माइनस एफ इक्वल्स टू m2 a2, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब इसमें अननोन देखिए ज़्यादा है, अल्फा नहीं पता है, ए नहीं पता है 2, फ्रिक्शन नहीं पता है 3, और ये अब ये भी एक्सेलरेशन नहीं पता है 4, तो एक इक्वेशन और चाहिए, और वो इक्वेशन क्या होगी, रोलिंग की इक्वेशन बनाओगे। तो रोलिंग की इक्वेशन बनाइए, तो देखिए यहाँ ध्यान से, ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला पॉइंट, इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी क्योंकि ये स्लिप नहीं कर रहा, तो इसकी एक्सेलरेशन तो a2 हो गई, ये वाली a2, पर इस बिंदु की एक्सेलरेशन क्या होगी, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन देखिए, ये इधर जा रहा है a से, इधर जा रहा है a से, और ये अल्फा ऐसे होने के कारण अल्फा आर भी इसी डायरेक्शन में होगी, अल्फा आर भी इधर ही होगी, तो फिर इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या हो गई, a प्लस अल्फा आर, क्या हो गई a प्लस अल्फा आर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, a2 होना चाहिए। ये हो गए फोर्थ इक्वेशन। तो इन सभी इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, फ्रिक्शन भी आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं इस पर, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। इस बार क्या है कि ये एक स्ट्रिंग है जिसमें ऐसे एक डिस्क को फंसा के रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और ये डिस्क को सॉलिड बना देते हैं, सॉलिड डिस्क, और इसमें रस्सी फंसी हुई है, ठीक है, रस्सी है, इसका मास ले लेते हैं m और रेडियस ले लेते हैं r। ठीक, ये सवाल है। अब सवाल कुछ इस तरह से है कि इसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है ना, यहाँ से रिलीज्ड, तो आपसे ये पूछा गया है कि बताइए इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, बस वही बता दो एक्सेलरेशन क्या होगी। तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस पे फोर्सेस क्या है वो एक्सेलरेशन निकालना, क्या क्या बल लग रहा है, फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं वो आप ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें एक फोर्स लग रहा है mg का फोर्स, mg का फोर्स, ठीक है, और क्या लग रहा है, यहां पे लग रहा है टेंशन का फोर्स, टेंशन का फोर्स, और इसकी एक्सेलरेशन नीचे की ओर है a। ठीक है, ये इसकी एक्सेलरेशन है नीचे, और क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ऐसे घूमता हुआ भी जाएगा, ऐसे, समझ पा रहे हो, क्योंकि ये रस्सी जो है ये जैसे ही खुलेगी तो ये ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाएगा, तो इस तरह से ये घूमेगा, तो ऐसे घूमने के कारण एक अल्फा आएगी ऐसे। ठीक, क्योंकि mg का तो टॉर्क कुछ आएगा नहीं, तो टेंशन का ही एक टॉर्क है जो उसको घुमाएगा, जो उसको अल्फा देने वाला है, तो इस दिशा में इसकी एक्सेलरेशन भी हो जाएगी अल्फा। ठीक, तो इक्वेशन लिखिए, चलिए इक्वेशन नीचे के डायरेक्शन को प्लस मानोगे तो mg माइनस टी इक्वल्स टू ma,
ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। mg माइनस टी इक्वल्स टू ma, ठीक है। अब टॉर्क की इक्वेशन क्या लिखोगे, t इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा। आई की वैल्यू क्या होगी, mr स्क्वायर बाई 2, क्यों, क्योंकि ये डिस्क है, ठीक है ना, एक डिस्क है, इंटू अल्फा। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, देखिए थर्ड इक्वेशन ही समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या है, इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन, इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन देखिए, नीचे है a और अल्फा ऐसे घूम रहा है तो अल्फा आर है ऊपर, ठीक। तो इसका हो गया, नीचे के डायरेक्शन को प्लस मान लो तो a माइनस अल्फा आर हो गया। और वो किससे अटैच्ड है, एक रस्सी से अटैच्ड है, और रस्सी कहाँ है, उस ऊपर में है, सीलिंग में है ना, रूफ में है, छत पर। तो ये छत कहीं नहीं जा रही है, ये छत की जो त्वरण है वो जीरो है, तो क्योंकि ये जीरो है इसलिए इस रस्सी की भी एक्सेलरेशन जीरो होगी। क्योंकि ये शून्य है तो ये वाला जो त्वरण है और यहाँ वाला जो त्वरण है वो दोनों बराबर होने वाले हैं। तो आप क्या लिखेंगे, a माइनस अल्फा आर बराबर जीरो, ठीक है। ये हो गया आपकी तीसरी समीकरण। यही चीज अगर एक लिफ्ट में होता, मान लो ऐसा कुछ, ऐसे लिफ्ट में यही होता, मतलब इसकी जो छत है वो लिफ्ट में होती है ऐसे, ठीक है, और ये ऊपर जा रही होती ए नॉट से, उस समय आप इसको जीरो नहीं लिख सकते थे, क्योंकि फिर वो रस्सी की जो त्वरण है वो ए नॉट होगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि आप ग्राउंड फ्रेम में लिख रहे हैं। तो फिर आप लिखेंगे इधर ए, इधर अल्फा आर, और ये वाला जो बिंदु है वो इधर है ए नॉट। तो किसी एक को प्लस ले लीजिए, नीचे को प्लस लिए आप तो ऊपर माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने नीचे प्लस लिया है, तो ये प्लस, ये दोनों माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी तो फिर वो प्लस ए नॉट लिखोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे बातें हैं जिनको आपको याद रखना है, और ये सब जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको लगता है वो सब आसान हो जाता है, ठीक है, समझ आया। चलिए फिर इसको नोट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे रोलिंग की कंडीशन होगी। चलिए, तो अब सीखेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर रोलिंग होती है तो उसकी समीकरण कैसे बैठेगी, क्या क्या उसका रिजल्ट निकल के आता है, ये सब सीखेंगे, ठीक है। तो एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे थीटा है, और यहाँ से एक वस्तु को आप छोड़ते हो जो रोल करता है। ये चीज़ आप समझते हैं कि अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये रोल भी नहीं करेगा, समझ रहे हैं ये बात, है ना। तो इसका मास ले लेते हैं m, और इसकी रेडियस ले लेते हैं r, और इसको एक जनरल शेप बना देते हैं। जनरल शेप मतलब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई को मैं लिख लेता हूँ किसके टर्म्स में, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को मैं जनरल बना देता हूँ m k स्क्वायर, ठीक है ना। k का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, k का मतलब है रेडियस ऑफ गायरेशन,
ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है ये क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसको बोलते हैं परिभ्रमण की त्रिज्या, है ना। तो परिभ्रमण की त्रिज्या, ये मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए डिस्क की बात करें तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, तो उसको लिख सकते हैं mk²। तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, mm और m कैंसिल हो गया, रूट ले लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं बस k के टर्म्स में इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आइए इसमें क्या क्या फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले तो mg के दो कॉम्पोनेंट लगेंगे, mg के दो कॉम्पोनेंट लगेंगे, mg साइन थीटा इधर लगेगा, ठीक है, और फ्रिक्शन हमेशा ऊपर लगेगा। इसका कारण आपको बता रखा हूं मैं। अगर इसको रोल करना है, रोल, तो इसकी एक्सेलरेशन आगे होगी a और इसका अल्फा होगा इधर, तभी ये रोल कर सकेगा। तो ये अल्फा देने वाला कोई फोर्स ही नहीं है, mg के कारण अल्फा बनेगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन के कारण अल्फा बनेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण अल्फा बनेगा और वही उसको टॉर्क देगा, इसलिए फ्रिक्शन हमेशा ऊपर ही लगेगा। यही फ्रिक्शन इसको अल्फा प्रदान कर रहा है, तभी ये रोल करेगा। तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप, फोर्स की इक्वेशन लिखिए, तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू ma। ठीक है, अच्छा, टॉर्क की इक्वेशन क्या होगी, F R, यहां से लिख लेते हैं F इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा, और I का मान क्या होगा यहां से रख दीजिए, mk² इंटू अल्फा। ठीक, ये हो गई दूसरी। तीसरी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे रोलिंग जो है वो विदाउट स्लिपिंग है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग दिया गया था ना, रोलिंग हो रहा है, तो a माइनस अल्फा आर बराबर 0 होगा। तो a इक्वल्स टू अल्फा आर हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू a बाई आर आ जाएगा। तो यहां से अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, अल्फा की जगह mk² अल्फा को a बाई आर, अल्फा इक्वल्स टू a बाई आर। ठीक है, अब r की वैल्यू यहां से हटा दीजिए, तो r इधर जाके स्क्वायर हो जाता है, r² हो गया। आया समझ, यहां से r को मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, अब इस वाले f की वैल्यू को आप यहां डाल दीजिए और a निकालिए, तो देखिए क्या आता है, mg साइन थीटा माइनस m a k² बाय r² बराबर ma। तो m गया, और वो उधर चले जाने से a को आप कॉमन ले सकते हैं, तो इधर आ जाएगा g साइन थीटा बराबर a को कॉमन लीजिए, तो आ जाएगा 1 प्लस k² बटा r²। इसको इधर जाके डिवाइड कर दीजिए, तो a की वैल्यू क्या आ जाती है, सॉरी m तो गया, g साइन थीटा बराबर 1 प्लस k² बाई r², ये आ जाता है। तो इसको आप सूत्र के तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, डिस्क ले लेते हैं। तो अगर डिस्क होगा, आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये आप वैल्यू डाल देना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं डिस्क, तो डिस्क के लिए k² बाय r² क्या होगा, ये देखो, यहां से देखो, r² को यहां भेज दीजिए, r² को यहां भेजिए, तो k² बाय r² क्या हो गया, 1/2। ठीक है, इसका मतलब आप इसको और भी सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। जो भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करके रखे हो, उसमें से खाली जो नंबर है, मतलब mr² के साथ जो नंबर है वही होता है k² बटा r²। देखिए mr² बटा 2 होता है, तो 1/2 हो गया आपका आंसर। तो अगर मैं सॉलिड स्फीयर लेता हूं, ठीक है,
ठोस गोला, ठोस गोला लेता हूं तो इसका k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 2/5। k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 2/5। कैसे आया? सिंपल, मैंने कहा था कि एम आर स्क्वायर का जो नंबर है, एम आर स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वही होता है k स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2/5 रख दोगे, आंसर आ जाएगा ए। ठीक, चलिए अब मैं आपको फ्रिक्शन कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि फ्रिक्शन बताइए क्या होगा। तो फ्रिक्शन की ये वैल्यू है, इसमें ए की वैल्यू रख दीजिए, तो ए की वैल्यू रख दीजिए, देखिए क्या आएगा, सॉल्व कीजिए। तो आइए करते हैं। एफ क्या था अपना? एम के स्क्वायर ए बटा आर स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, ए की वैल्यू यहाँ रखिए, तो एम के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको नीचे लाके अंदर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, इसको आप नीचे ले आइए, तो इसको नीचे लाइएगा तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अंदर भेज देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर बटा के स्क्वायर। तो क्यों मैं इसको 1 लिख देता हूँ ताकि वो दोनों एक जैसा याद किया जा सके। तो 1 प्लस आर स्क्वायर बटा के स्क्वायर, ये हो गया आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो दोनों को आप याद रख सकते हैं, इसको भी और इसको भी। ठीक, तो अगर मान लीजिए यही डिस्क की बात होती तो ये हाफ होता, नहीं ये 2 हो जाता, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर 2 हो जाता, तो 2 + 1 3 हो जाता। तो एग्जाम्पल, डिस्क के लिए फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा 1 + 2 3 हो गया, तो 1/3 एम जी साइन थीटा हो गया। इतनी फ्रिक्शन आपको चाहिए। ठीक, और अगर म्यू के बारे में बात हो, म्यू के बारे में, तो म्यू के बारे में सवाल पूछा जाता तो यहाँ क्या लिखते? ये जो फ्रिक्शन है, दिस फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एम जी, है ना। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, एम जी साइन थीटा बाय 3 लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी कैंसिल। अच्छा, एम जी नहीं होगा यहाँ पे, एम जी कॉस थीटा होगा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल की वैल्यू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा रह गया। अब इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तो देखिए क्या आएगा। नहीं, आपको म्यू चाहिए, म्यू, तो यहाँ पे म्यू के लिए क्या आ जाता है, देखिए ध्यान से, म्यू इधर है और ये कॉस थीटा आके डिवाइड हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा बाई 3। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 ऑफ टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज भी समझ सकते हो आप, मतलब एंगल ऑफ रिपोज के लिए अगर पूछा जाता, एंगल ऑफ रिपोज के लिए, तो सोचिए उसमें अगर स्लिपिंग रोकना है, मतलब स्लाइडिंग रोकना है, इंक्लाइन प्लेन में अगर स्लाइड होने से रोकना है, नीचे फिसलने से रोकना है, तब आपको म्यू की रिक्वायरमेंट कितनी होती थी? म्यू की रिक्वायरमेंट होती थी टेन थीटा के बराबर। लेकिन अगर आपको रोलिंग चाहिए तो केवल 1/3 फ्रिक्शन से भी काम बन जाएगा। ये क्या था? फॉर स्लाइडिंग, स्लाइड करने के लिए, ठीक है ना, मतलब नीचे फिसलने के लिए। और ये क्या है? फॉर रोलिंग, मतलब रोल करना आसान है स्लाइड कराने से, क्योंकि आपको फ्रिक्शन बहुत कम 1/3 चाहिए। समझ रहे हो? तो ये सब कुछ बातें हैं जो थियोरेटिकल हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं आपसे कि मान लीजिए सेम इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, सेम इंक्लाइन प्लेन है, तो सेम इंक्लाइन प्लेन थीटा सेम है और सेम मास और रेडियस का आप अलग अलग बॉडी को फेंकते हैं, एम और आर सभी का सेम है, ठीक। और आप क्या क्या फेंकते हैं? ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, समझ रहे हो, रिंग, ठीक है, डिस्क, इन सबको आप फेंकते हो, वहां से छोड़ देते हो, फेंकते नहीं हो, छोड़ देते हो।
तो आपको बताना है कौन पहले पहुंचेगा, नीचे कौन पहले पहुंचेगा। यहाँ पे आप क्या क्या भेज रहे हैं, ठोस गोला, ठीक है, खोखला गोला, रिंग, वो रिंग जो चूड़ी जैसी है, और डिस्क। इनको जब आप छोड़ते हैं तो सबसे पहले कौन पहुंचता है। तो सोचिए ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि कौन पहले पहुंचेगा, तो उसका जवाब उस पर है जिसकी त्वरण ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा नीचे पहुंचने में, ठीक है। तो यहां से यहां पहुंचने में समय उसी को कम लगेगा जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। अब एक्सेलरेशन जिसकी ज्यादा होगी उसके लिए ये वाली वैल्यू सबसे कम होना चाहिए। तो जिसकी वैल्यू ये वाली कम होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो डिनोमिनेटर में, तो ये वाला वैल्यू जिसका सबसे छोटा उसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा, जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा उसका टाइम सबसे कम। तो सॉलिड स्फीयर का 2/5 होता है, k² बाय आर स्क्वायर। ये कितना होता है 2/5, ये कितना होता है 2/3, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 1/2। समझ आ रहा है कि कैसे लिख रहा हूं मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है, k²/r² क्या होता है, mr² के साथ जो नंबर है वही होता है। तो इसमें 2/5 होता है, 2/3, 1, 1/2। तो जिसका सबसे कम उसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। तो सबसे कम कौन है, सॉलिड स्फीयर। देखिए ये 0.4 है, ये कितना है, 1/3 है, तो 0.66 है, ये तो 1 ही हो गया, और ये 0.5 हो गया। तो सबसे कम किसका है, सॉलिड स्फीयर का। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर की होगी। ए सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होने के कारण इसकी समय जो है वो कम लगेगी, लिस्ट मैक्सिमम नहीं, ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया, तो समय कम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है जिसको आप ओरल जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड। एक इसको याद रख लेना, एक इसको याद रख लेना। पर इसमें ध्यान ये रखना है कि इंक्लाइन प्लेन फिक्स हो, वो एक्सेलरेटेड नहीं हो, और इसमें कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगाए, पकड़ के खींचा नहीं जा रहा है या रस्सी नहीं लगी हो, तब ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल फ्रीली छोड़ना है इसको, तब बताना है। तो ऐसे केस में आप स्पीड भी बता सकते हैं कि यहाँ आने पे स्पीड क्या होगी, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया है, तो इस डायरेक्शन में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है उसके हिसाब से आप स्पीड भी बता सकते हैं। क्या होगा, √2a(s), और s क्या होगा, मान लीजिए आप h हाइट से इसको छोड़ते हैं, मान लीजिए h हाइट है, ये h है, तो ये वाली दूरी क्या होगी, h/sin थीटा। तो s की वैल्यू क्या रख दोगे, 2a(h/sin थीटा), ये हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू यहां से रख लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। a में भी sin थीटा है, यहाँ भी sin थीटा, sin थीटा कैंसिल हो जाता है। खैर एनीवेज, तो आप स्पीड भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पहुंचने पे स्पीड क्या होगी। इसको करने का एक एनर्जी मेथड भी है कि आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। तो मैं अब आगे यही सब कंटिन्यू करने वाला हूँ कि रोलिंग में एनर्जी कैसे लगाएंगे, क्योंकि मैंने कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी लिखने सिखा दिया है आपको, पोटेंशियल एनर्जी भी लिखने सिखा दिया है, ठीक। तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाएंगे, ऊर्जा का संरक्षण करेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक चीज का आपको और ध्यान रखना है जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए पॉइंट को समझना ध्यान से। अगर इंक्लाइन प्लेन की ही बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ऐसे जनरलाइज कर देता हूँ आई, ठीक। अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तब तो जिसकी k²/r² की वैल्यू कम होगी उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, वो तो ठीक था। लेकिन अगर स्लिपिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है, ये फिसल रहा है, ठीक है, फिसलना,
यहाँ पे फिसल रहा है अगर, ठीक, और यहाँ पर घर्षण है, फ्रिक्शन है म्यू, तब कौन पहले पहुंचेगा? तब यहाँ पे पहले कौन पहुंचेगा? मतलब वही चीज मैं ले रहा हूँ, ठोस गोला ले रहा हूँ, खोखला गोला ले रहा हूँ, चकती है, रिंग है, ये सारी बात। तो उस समय अगर ये स्लिपिंग होता है, रोलिंग नहीं होता है, तब यहां फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन आएगा, कौन सा घर्षण आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी, क्योंकि वो फिसलने लगा, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होने लगी, रिलेटिव मोशन होने लगा, तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे फ्रिक्शन काइनेटिक हो गया, ठीक है। और इधर क्या लगेगा? mg साइन थीटा, ठीक है। तो फिर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? देखो क्या लिखोगे, mg साइन थीटा माइनस म्यू एन, और n की वैल्यू क्या है? mg कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए। तो एम कैंसिल हो गया। तो देखो ध्यान से, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो गया, g साइन थीटा माइनस g को कॉमन ले लो, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये चीज तो कांस्टेंट ही हो गया। कांस्टेंट का मतलब हर ऑब्जेक्ट पे सेम ही लगेगा, क्योंकि वो म्यू और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो थीटा और म्यू तो सभी के लिए सेम है, इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन सेम होगी, इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नीचे पहुंचेगा। तो सवाल में आपको ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा सवाल पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं वो। क्या वो ये पूछ रहे हैं कि रोलिंग हो रही है या नहीं हो रही है? क्या ये पूछ रहे हैं कि स्लिपिंग हो रही है? तो ये ध्यान देना है। अगर यहाँ पे स्लिपिंग होगा तब तो सेम एक्सेलरेशन आ रहा है सभी के लिए, सेम फॉर ऑल बॉडीज, ठीक है, हर वस्तु के लिए समान है, ठीक, हर वस्तु के लिए समान त्वरण आ रहा है। तो अगर त्वरण समान है तो सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, ठीक है। तो सेम टाइम टू रीच बॉटम, इसको आप लिख लोगे खुद से, ठीक है ना। तो एक ही समय में दो सारे के सारे वस्तु नीचे पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर सारे वस्तु सेम समय में नीचे पहुंचेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की बात अगर करें तो ये जो फ्रिक्शन है ना, यही फ्रिक्शन इसको अल्फा दे रहा है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा? टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या होगा? यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? आर, तो इंटू आर, ये हो गया टॉर्क। ये इसको अल्फा दे रहा है, इधर ऐसे दे रहा है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन दे रहा है। तो वो क्या होगा? टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। मैंने ऐसे ही नॉर्मल आई ले लिया, आई को मैंने बताया था कि क्या लिखा था मैंने, एम के स्क्वायर लिखा था, सही है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करें तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा? सभी के लिए फ्रिक्शन सेम है, क्यों? क्योंकि मास आपने सेम लिया है, म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, इंटू आर बाई आई इक्वल्स टू अल्फा। तो ये वाले टर्म तो सभी के लिए सेम ले लिया था मैंने, मास सेम था, रेडियस सेम था, एंगल सेम था, म्यू भी सेम है सबके लिए। तो इसका मतलब अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। मतलब वो घूमता हुआ जब वो पहुंचेगा ना, तो यहाँ घूमते घूमते जब ये पहुंच रहा है तो सबसे ज्यादा ओमेगा उसी की होगी जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा रेट से वो घूमता हुआ पहुंचेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन सभी की लीनियर वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन सभी का सेम है। तो कंक्लूजन क्या निकला? अगर वो फिसलता हुआ किसी इंक्लाइन प्लेन में जाता है तो सभी की ट्रांसलेशनल मोशन सेम होगा, पर रोटेशनल मोशन डिफरेंट होगी। यही मैं इससे सिखाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप ध्यान देना कि क्या लिखा हुआ है, क्या वो स्लिपिंग हो रही है या स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्लिपिंग अगर नहीं हो रही है तब तो सभी का दोनों सेम होगा, ओमेगा और वी सेम होगा, लेकिन समय अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि वो के पे डिपेंड करेगा। तब फिर क्या लिखोगे? ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा
बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये कब होगा? जब नो स्लिपिंग होगा, जब नो स्लिपिंग होगी, ठीक है, तब वो के पे डिपेंड कर रहा है। अगर स्लिपिंग होगी तो किसी के पे डिपेंड नहीं कर रहा, सभी का एज सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्लिपिंग नहीं होगी तो टाइम अलग अलग लगेगा, स्लिपिंग होगी तो सेम टाइम पे वो पहुंचेंगे, ये बात है। लेकिन सभी का ओमेगा डिफरेंट होगा अगर स्लिपिंग हो रही है तो, क्योंकि अल्फा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।